स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है लोकसभा से। ये सवाल जुड़ा है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल ने। उन्होंने विद्युत मंत्रालय से पूछा कि RDSS यानी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना और इसकी प्रगति दर का ब्यौरा क्या है। RDSS के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम शुरू की। स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपए है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता 97,631 करोड़ रुपए है। इस स्कीम का उद्देश्य स्कीम अवधि के अंत तक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% कम करना और आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व के बीच के अंतर को शून्य करना है। इस स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं। भाग क प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग और वितरण अवसंरचना का उन्नयन। भाग ख प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अन्य सक्षमकारी गतिविधियां। इस स्कीम के अंतर्गत वितरण कंपनियों को हानि न्यूनीकरण, अवसंरचनात्मक कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिससे देश में विद्युत की आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत हानि न्यूनीकरण परियोजनाओं में अनावृत कंडक्टरों को आवृत कंडक्टरों से बदलना, लो टेंशन एरियल बंच्ड केबल बिछाना, वितरण ट्रांसफार्मर, उप स्टेशनों का उन्नयन, संवर्धन, फीडर पृथक्करण कार्य आदि शामिल हैं। संस्वीकृत कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और हानि न्यूनीकरण कार्यों की अब तक की वास्तविक प्रगति 24% है। इसके अलावा उन्नत मीटरिंग अवसंरचना के हिस्से के रूप में 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मर्स के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। RDSS के अंतर्गत 26,485 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास स्कीम और प्रधानमंत्री विकास पैकेज की सम्मिलित स्कीमों के तहत खर्च की गई निधि शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार RDSS के अंतर्गत सौभाग्य अवधि के दौरान छूटे हुए सभी घरों के विद्युतीकरण का सहयोग कर रही है। जहां भी व्यवहार्य पाया गया, RDSS के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। इसमें सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों, PM जनमन के अंतर्गत चिन्हित किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित घरों और DA-JGUA के अंतर्गत चिन्हित किए गए अनुसूचित जनजातियों से संबंधित घरों का ग्रिड विद्युतीकरण शामिल है। स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करना यूटिलिटी के प्रचलनात्मक और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर है, जिसने भारत सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा यूटिलिटी को जारी की जाने वाली सब्सिडी और सरकारी विभाग के बकाया के भुगतान में अनुशासन लाने, टैरिफ आदेश को नियमित रूप से जारी करने,
खातों को प्रकाशित करने, विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करने आदि में सहायता की है। केंद्र और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 26.28% हो गई हैं और ACS-ARR अंतर वित्त वर्ष 2021 में 0.71 रुपए प्रति किलोवाट घंटा से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 0.19 रुपए प्रति किलोवाट घंटा हो गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सार्वजनिक निजी भागीदारी से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अनूप संजय धोत्रे ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क पहलों को समर्थन देने के लिए किस प्रकार सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क पहलों को पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि RCS उड़ान योजना के अंतर्गत निजी एयरलाइंस ऑपरेटर्स को VGF समर्थन और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी हवाई अड्डा प्रचालकों सहित हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा दी जाने वाली कई रियायतों के माध्यम से क्षेत्रीय और दूरस्थ संपर्कता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। RCS के लिए VGF का वित्त पोषण एयरलाइंस द्वारा कुछ घरेलू मार्गों पर लगाए गए शुल्क के माध्यम से किया जाता है। एयरलाइंस को अपने मार्गों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने में सहायता करने के उद्देश्य से सरकार ने RCS उड़ान के तहत कई उपाय किए हैं, जैसे व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, उड़ान मार्गों का परिचालन करने वाले चयनित एयरलाइंस प्रचालकों को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण से परिचालन लागत और अर्जित राजस्व के बीच के अंतर को पूरा करने में मदद मिलती है। मार्ग विशिष्टता, अवार्ड किए गए RCS मार्गों पर चयनित एयरलाइंस प्रचालकों को परिचालन की विशिष्टता। ईंधन का लाभ, RCS हवाई अड्डों पर SAO द्वारा लिए गए ATF पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क और कम दरों पर वैट लगाया जाता है। हवाई अड्डा शुल्क सब्सिडी, हवाई अड्डा प्रचालक लैंडिंग और पार्किंग शुल्क नहीं लगाएंगे। AAI टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क में छूट देगा और RCS उड़ानों पर सामान्य दरों के 42.50% की दर से रियायती आधार पर रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क लगाएगा। सेल्फ ग्राउंड हैंडलिंग, SAO को सभी हवाई अड्डों पर योजना के अंतर्गत परिचालन के लिए सेल्फ ग्राउंड हैंडलिंग की अनुमति दी गई है। RCS ने क्षेत्रीय विमानन को आवश्यक प्रोत्साहन दिया है, जिससे संतुलित विकास को बढ़ावा के साथ साथ सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। दूरदराज और अल्पसेवित क्षेत्रों की संपर्कता में सुधार हुआ है। पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिला है। उड़ान योजना ने दूरदराज के क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति प्रदान की है और देश भर में आर्थिक गतिविधियों में अधिक न्याय संगत और समावेशी विकास में योगदान दिया है। इससे औद्योगिक केंद्रों, पर्यटन स्थलों और बेहतर संपर्कता के साथ व्यवसायों को बढ़ावा मिला है और व्यापार को अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। देश के 32 राज्यों में 2.97 लाख से अधिक RCS उड़ानों में 149 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने यात्रा की है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है बायो ATF कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा
कि वर्ष 2014 से अब तक कुल कितने ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का निर्माण किया गया है। क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र के डीकार्बनाइजेशन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बायो एटीएफ कार्यक्रम तैयार किया है? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने बायो एविएशन टरबाइन ईंधन कार्यक्रम समिति का गठन किया है? यदि हां, तो समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य सहित ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों दुर्गापुर, शिरडी, कुन्नूर, पाक्योंग, कालाबुर्गी और वाकल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोगा और राजकोट का निर्माण और प्रचालन किया गया है। विमानन क्षेत्र के डीकार्बनाइजेशन के लक्ष्यों को साकार करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश में बायो एटीएफ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बायो एविएशन टरबाइन ईंधन कार्यक्रम समिति का गठन किया था। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ साथ कच्चे माल का उत्पादन, मांग, प्रौद्योगिकी, BIS मानक, इंजन की निष्पादनता पर प्रभाव आदि शामिल थे। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों, देश में बनने वाले संधारणीय विमानन ईंधन संयंत्रों की क्षमताओं और अनुमानित एटीएफ बिक्री के आधार पर राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा एटीएफ में SAF के निम्नलिखित प्रारंभिक सांकेतिक मिश्रण प्रतिशत को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुमोदित किया गया है। 2027 तक 1% SAF सांकेतिक मिश्रण लक्ष्य, 2028 तक 2% SAF मिश्रण लक्ष्य और 2030 तक 5% SAF मिश्रण लक्ष्य। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अप्पल नायडू कलिसेट्टी ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की वर्तमान स्थिति और देश भर में इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान NUDM के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है। शहरी सेवा प्रदायगी में वृद्धि करने के लिए NUDM के अंतर्गत विकसित प्रमुख डिजिटल गवर्नेंस पहल और अवसंरचना कौन सी है। क्या सरकार ने दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों पर NUDM के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सरकार द्वारा NUDM को स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत जैसे अन्य शहरी मिशनों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं। इस पहल हेतु भविष्य में विस्तार की योजनाएं यदि कोई हो तो क्या है। इस सवाल का जवाब दिया आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 2025 से 2029 की अवधि के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की योजना विचाराधीन है। वर्ष 2024-25 के लिए बजट का अनुमान 1150 करोड़ रुपए है। हालांकि वित्त मंत्रालय के निधि प्रवाह दिशा निर्देशों के अनुसरण में संशोधित अनुमान चरण में निधि को 1150 करोड़ रुपए से घटाकर 108 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया गया था। शहरी सेवा प्रदायगी की अवधारणा के प्रमाण के रूप में अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेंस पोर्टल का विकास किया जा रहा है और इसका पूर्ण शुभारंभ कार्यान्वयन के बाद मिशन अवधि के दौरान होगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। कार्यक्रम के इस हिस्से में सवाल राज्यसभा से जुड़े हुए हैं। ये सवाल जुड़ा है गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने देश में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की कुल संख्या का अनुमान लगाया है। ई श्रम पोर्टल पर कितने गिग श्रमिक पंजीकृत हैं और कितने प्रतिशत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ
उठा रहे हैं। ऐसे गिग श्रमिकों की संख्या कितनी है जो स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज या पेंशन संबंधी पहलों सहित केंद्र अथवा राज्य द्वारा संचालित किन्हीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं? इस सवाल का जवाब दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि नीति आयोग की जून 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के अनुसार देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। पहली बार गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंधों को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में दिया गया है, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। इस संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निशक्तता कवरेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति सुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित उचित सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का उपबंध है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वे स्वयं और उनसे जुड़े प्लेटफॉर्म कामगारों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। इससे प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्राप्त करने में सुविधा होगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन भी शुरू किया है, जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं को एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना और उनके द्वारा अब तक प्राप्त किए गए लाभों को ई-श्रम पर देखने की सुविधा प्रदान करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए सरकार ने 1/2/2005 को की गई अपने बजट घोषणा में उनका ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने, उनके पहचान पत्रों की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार और लहर सिंह सिरोया ने। इन सांसदों ने अंतरिक्ष विभाग से पूछा कि क्या विभाग के पास कोई विशेष स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या में साल दर साल वृद्धि हो रही है और कई अन्य स्टार्टअप इस दौड़ में शामिल होने के इच्छुक हैं। सीड फंडिंग और इसकी अन्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है? अब तक कितने स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की गई है? इस सवाल का जवाब दिया प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि इन स्पेस के पास निम्नलिखित अंतरिक्ष स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम योजनाएं हैं। इन स्पेस की सीड फंड योजना भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को नवीन अवधारणा के साथ प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना इन स्टार्टअप्स को विचार प्रदर्शित करने और अगले स्तर पर ले जाने में सक्षम बनाती है। चयनित स्टार्टअप्स को उपलब्धियों के आधार पर 3 या उससे अधिक किश्तों में अधिकतम 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इन स्पेस विभेदी मूल्य निर्धारण नीति के अंतर्गत अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष विभाग इसरो की विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने, उपयोग करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रमोशन सेवाओं के लिए रियायती मूल्य सहायता प्रदान की जाती है। इन स्पेस का उद्देश्य अंतरिक्ष उत्पादों को विकसित करने के लिए गैर सरकारी संस्थानों को बढ़ावा देकर अंतरिक्ष प्रणाली में वाणिज्यकरण को प्रोत्साहित करना है, जिससे वैश्विक और घरेलू अंतरिक्ष क्षेत्र की मांगों को पूरा करने हेतु उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इस प्रयास में भाग के रूप में अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यकरण के संचालन हेतु डिजाइन की गई एक वित्त पोषण योजना प्रौद्योगिकी अंगीकरण निधि की स्थापना की गई है। इसके अलावा प्रासंगिक अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ साथ अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को परामर्श सहायता भी प्रदान की जाती है। इन स्पेस सीड फंड योजना उन अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिनका उद्देश्य अभिनव अंतरिक्ष उत्पाद एवं सेवाएं विकसित करना है।
योग्य आवेदकों को शुरुआती चरण में ऐसे स्टार्टअप्स और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग शामिल हैं जिनके पास नए विचार और परियोजनाएं हैं, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में ऊर्ध्व प्रवाह, मध्य प्रवाह और अनुप्रवाह चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। सीड फंड चयनित आवेदकों को उनके विचारों को साकार करने और परियोजनाओं को शुरू करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस सहायता में फंडिंग, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग के अवसरों तक पहुंच शामिल होगी। इन स्पेस सीड फंड योजना के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए इन स्पेस ने 6 भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को अनुदान प्रदान किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है स्वच्छता ही सेवा अभियान से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय से पूछा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह अभियान भारत में पर्यटन प्रचार के साथ स्वच्छता को किस प्रकार एकीकृत करता है। क्या इस पहल के अंतर्गत झारखंड राज्य में कुछ विशिष्ट विरासत स्थलों या पर्यटन स्थलों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। उन्होंने बताया कि स्वच्छता ही सेवा 2024 का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छता के लिए मिलजुल कर कार्य करने और नागरिक भागीदारी की भावना को फिर से उत्पन्न करना था, जिसमें समग्र समाज के दृष्टिकोण के तहत 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वच्छता लक्ष्य इकाइयां, श्रमदान गतिविधियां, जिनका उद्देश्य लक्षित इकाइयों और सामान्य स्वच्छता के क्षेत्र में समयबद्ध सुधार करना है। स्वच्छता में जन भागीदारी, सार्वजनिक भागीदारी, जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देना। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, निवारक स्वास्थ्य जांच का आयोजन करना और सफाई कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो न केवल सुरम्य परिदृश्यों बल्कि बेदाग स्वच्छता के मानकों पर भी निर्भर करता है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति स्वच्छता के जोखिमों को कम करना महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इसका समाधान कई चैनलों के माध्यम से किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों निर्देशों के अनुसार हर वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान चलता है। पर्यटन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान और फूड क्राफ्ट संस्थान जैसे शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा के तहत देश भर में स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। इस योजना में विभिन्न पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 के दौरान रांची, झारखंड सहित कुल 374 गतिविधियों स्थलों को इसके अंतर्गत लाया गया है। इन पहलों का उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ाना और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगर बात प्रमुख सुधारों की करें तो इसमें शामिल हैं विभिन्न अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों, जागरूकता के माध्यम से स्वच्छता के महत्व और सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों की जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन अभियानों से पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में अधिकाधिक रूप से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिला है, जिससे पर्यटन के प्रति अधिक स्थायी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी में भारत की रुचि से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव मंदादी ने। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से पूछा कि क्या भारतीय ओलंपिक संघ ने 2024 में आशय पत्र जारी करके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फ्यूचर होस्ट कमीशन को 2036 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की रुचि औपचारिक रूप से व्यक्त की है? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है? क्या इस संबंध में सरकार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फ्यूचर होस्ट कमीशन से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है?
यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब दिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाना भारतीय ओलंपिक संघ की जिम्मेदारी है। IOA ने 1/10/2024 को 2036 में भारत में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक आशय पत्र जारी किया। IOC के पास एक समर्पित आंतरिक निकाय है जिसका नाम फ्यूचर होस्ट कमीशन है, जो इच्छुक देशों द्वारा ओलंपिक की मेजबानी के विषय से संबंधित है। इच्छुक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को ओलंपिक खेलों के एक विशिष्ट संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार लेने हेतु FHC के साथ संवाद करना अपेक्षित है। किसी NOC द्वारा ओलंपिक खेलों के आयोजन हेतु एक बार अभिरुचि व्यक्त करने पर FHC के साथ संवाद, सतत बातचीत और उसके बाद FHC द्वारा संचालित लक्षित संवाद जैसे विभिन्न चरणों से गुजरता है। इसके अनुसार IOC कार्यकारी बोर्ड अपनी आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार मतदान के आधार पर मेजबान NOC का चयन करता है।